नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्वलंत मुद्दे कौन कौन से हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की भी, और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की भी। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या कहीं लटक तो नहीं जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत माले विधायक संदीप सौरभ जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अब तो आप तारीफ कीजिएगा ना शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की। आपने देखा कि आते ही जो पेच फंसा हुआ था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उस पेच को सुलझा दिया है। सुलझा दिया है तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट तो नज़दीक में दिख नहीं रहा है लोगों का। टीआरई 3 के लोगों का अभी तक शुरू नहीं हुआ है। टीआरई 1, टीआरई 2 और बाकी उससे पहले के जो शिक्षक हैं उसमें 3 जिलों का ऑप्शन देने वाले शिक्षक, जिन्होंने 6 जिलों का ऑप्शन दिया था वो शिक्षक बड़ी संख्या में है जिनका कोई ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ। तो वो कर दें, हम तो चाहते हैं कर दें। 2020 से नियमावली आई है और मिथिलेश तिवारी भले अब आए होंगे, लेकिन सरकार तो इनकी रही है हमेशा से। तो आपको 6 साल लग चुका है एक सेवा शर्त नियमावली के एक प्रावधान को लागू करवाने में, और अब आप डींग हाँक रहे हैं कि नहीं अब हम समझ गए हैं, अब हम कर देंगे, अब हम कर देंगे। तो कीजिए, रोक तो कोई रहा नहीं है। शिक्षा मंत्री डींग हाँक रहे हैं और क्या हो रहा है। 25 बार तो वो बयान दे चुके हैं। टीआरई 4 को लेकर के वो अलग अलग तरह का बयान देते हैं। सरकार में जो नया मंत्री आता है वो नई बात कहता है। अब कहा जा रहा है कि हम पीटी लेंगे, मेंस लेंगे। पीटी ले रहे थे तो एक बार पेपर लीक करने का मौका मिल रहा था, मेंस लेंगे तो 2-2 बार मौका मिलेगा। आपने कहा शिक्षा विभाग सुर्खियों में, केवल बिहार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में नहीं है, देश का शिक्षा विभाग भी, धर्मेंद्र प्रधान भी सुर्खियों में है। उनके इस्तीफे को लेकर के, इस्तीफे की मांग को लेकर के 17 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र नौजवान और सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, वो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। और सरकार को अभी तक 17 दिन से कोई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। और ये कैसी सरकार है, कैसी घमंडी सरकार है जो अब तक आप बात करने नहीं गए हैं। एक अधिकारी तक को आपने नहीं भेजा कि भाई आपकी क्या तबीयत है, क्या स्थिति है, चलिए सरकार की तरफ से आपसे हम बात करने आए हैं। तो ये देश के अंदर डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो ये लोग शिक्षा विभाग क्या चलाएंगे? जो लोकतंत्र नहीं चला सकते, लोकतंत्र जो नहीं चला पाएंगे वो शिक्षा विभाग नहीं चला पाएंगे। बिहार की शिक्षा स्थिति का आप देख लीजिए, देश भर में शिक्षा व्यवस्था का आप स्थिति देख लीजिए। हर परीक्षा में पेपर लीक, हर परीक्षा के लिए आंदोलन, हर परीक्षा के लिए लाठीचार्ज। जो परीक्षा दे करके नौकरी कर रहे हैं वो अलग संकट में है। किन्हीं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुका हुआ है, किन्हीं का पेमेंट फंसा हुआ है, किन्हीं का कुछ है, कोई आउटसोर्सिंग कंपनियों के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो ओवरऑल जो नौजवानों को ये सरकार दे रही है वो केवल झूठा दिलासा दे रही है। मीडिया के मुख्य धारा की जो मीडिया है, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो मुख्य धारा जो टीवी पे आने वाली चैनलें हैं वो सब मैनेज्ड हैं। तो कहीं कोई खबर नहीं बन रही है। नहीं तो चुनाव से पहले आपने घोषणा किया कि टीआरई 4 की बहाली लाएंगे। चुनाव खत्म हुए 7 महीने हो गए और नौजवान अभी तक बैठ करके बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये जो नई शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली आई है उसको आपने पढ़ा है, देखा है? क्या लगता है आपको, शिक्षक संतुष्ट हैं उससे? नहीं, हमने नहीं पढ़ा उसको। क्योंकि 25 नियमावली आ चुकी है, हर बार कुछ नया आ जा रहा है। तो कितना लोग पढ़ेगा? हम नियमावली में हमारा इंटरेस्ट अब नहीं है। अब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बचा। 2020 में जो सेवा शर्त नियमावली आई थी, हमने उसको पढ़ा, वहाँ पहली बार प्रावधान किया गया। अब उसके बाद 6 साल गुजरने के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो नई नियमावली, नया प्रयास, नया ये नया वो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लगातार शिक्षक आपके पास आते रहते हैं, क्या कुछ समस्या बता रहे हैं नियमावली को लेकर के? देखिए, शिक्षकों का तो कई तरह का समस्या है नियमावली को लेकर। जैसे एक तो बड़ी समस्या है कि सैटरडे का दिन जो हाफ होना था, देश में एक कानून है कि किस विद्यालय को कितने घंटे तक सप्ताह में चलना चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो टाइम टेबल है वो ऑलरेडी उसको फुलफिल कर रहा था। कोई ज़रूरत नहीं थी कि सैटरडे को हाफ टाइम को फुल टाइम कर देना। तो टीचर्स का जो ऑफिशियल काम होते हैं, मान लिया आप टीचर हैं, आपको बैंक में काम है, तो केवल आपके पास संडे है। संडे को बैंक भी बंद है, आपका भी बंद है।
अगर सैटरडे का हाफ रहता उनके पास तो वो सेकेंड हाफ में अपना काम करवा सकते थे। तो बिहार के स्कूलों में हम लोग तो बचपन से देखते थे, लोग बचपन में हम लोग कहते थे कि शनिचर हाफ, इतवार साफ, और शनिचर हाफ इतवार साफ और सोमवार बाप रे बाप, मतलब सोमवार को जाना पड़ेगा, सोमवार को हाँ, पिटाई हो सकती है। बिल्कुल जी। अब शनिचर हाफ वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, कोई कारण नहीं इसका है। सदन के अंदर सरकार ने कहा कि नहीं हम इसको कर लेंगे, अभी तक नहीं आपसे हुआ है। ये शिक्षकों के लिए कोई छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है। तो सैटरडे को हाफ टाइम करना, ट्रांसफर पोस्टिंग जितना जल्दी हो सके उसको समाप्त करना, और जब भी कोई आप पोस्टिंग दें, जब भी कोई बहाली निकालें, तो इस बात को दिमाग में रखें कि हम बक्सर के व्यक्ति को पूर्णिया में, अररिया के व्यक्ति को भोजपुर में न भेज दें। आप एक फ्रेम बना लीजिए कि हम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेडियस में सबका पोस्टिंग देंगे, क्योंकि टीचर हर जगह से हैं और हर जगह के लिए हैं, तो उस लिहाज से आप पोस्टिंग कीजिए। तो क्योंकि पैसा कमाना है, क्योंकि उसमें कुछ भ्रष्टाचार के गुंजाइश बचा करके रखना है, तो यहाँ के लोगों को वहाँ भेजो, वहाँ के लोगों को वहाँ भेजो, बाद में ट्रांसफ़र करने के लिए आएगा तो कुछ पैसा हो जाएगा। ये पॉलिसी जब तक बंद नहीं होगी तो कहाँ से शिक्षकों की समस्या समाप्त होगी। अच्छा, पुरुष शिक्षकों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस नई नियमावली में हमारी अनदेखी हो रही है। आपको भी ऐसा बताया है पुरुष शिक्षकों ने? नहीं, पुरुष शिक्षकों का अलग समस्या है, महिला शिक्षकों की अलग समस्या है, लेकिन एक बड़ी संख्या में वैसे लोग हैं जिनकी साझी समस्या है। सरकार अगर विल पावर दिखाए तो ये हो सकता है, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एक प्रावधान सरकार ने लाया। अब जब तक लोग समझते, उसको लोग खोजते अपने लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोई व्यक्ति, तब तक उसको आपने बंद कर दिया, तो सब वहीं का वहीं रह गया। तो अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका अभी तक चल रहा होता, विंडो ओपन रहता, तो समझिए कितने लोग अपने अपने जगह पर सेटल डाउन हो गए होते। तो विल पावर नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। शिक्षा विभाग को बेहतर तरीके से चलाने में इस सरकार का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, लोग ढंग की पढ़ाई करने लगेंगे, स्कूल का माहौल बढ़िया हो जाएगा, तो टीचर्स अगर खुश रहने लगेंगे तो अच्छी पढ़ाई करवाएंगे। तो वैसी स्थिति में लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सरकार से सवाल पूछेंगे, तो कोलैप्स करवा दो सबको। कुछ शिक्षक तो ये भी कह रहे हैं कि हम नई नियमावली से खुश नहीं हैं और अब हम कोर्ट जाएंगे। जा सकते हैं, कोर्ट जाएंगे तो एक बार फिर से फंस जाएगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्ट। अब इसमें हम और आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कोर्ट जाकर के अगर कोई स्टे लेके आता है तो वो अलग बात है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सरकार अपने लिहाज से, इससे पहले जो सरकार ने नियमावली बनाई उसका क्या हुआ? आप जो कर रहे थे, आपने 3-3 जिलों का 6-6 जिलों का विकल्प मांग करके आप रखे हुए हैं, उन जिलों में सीटें खाली हैं, तो आप क्यों नहीं उसको कर रहे हैं? उसमें आपको कौन सा रोक लगा रहा है? हम नई नियमावली लाएंगे, उसको और कम्प्लीट फिर से रैशनलाइजेशन हो रहा है, ये तो अच्छी बात है ना? तो अच्छी बात है, तो रिजल्ट दे। अच्छी बात अगर आपको लगता है तो वो रिजल्ट दे दे। अच्छा, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, कौन कौन सा मुद्दा उठाइएगा? हम लोग तो कई सारा मुद्दा उठाए हुए हैं लगातार। वो तो मॉनसून सत्र में एक तो हमने विधानसभा के अंदर मांग किया कि बिहार में वो प्रखंड जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ डिग्री कॉलेज दीजिए। हमारे विधानसभा पालीगंज में 2 ब्लॉक है, पालीगंज और दुल्हिन बाजार, दोनों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमने मांग की, सरकार ने कहा हम नियम बना रहे हैं, आपको हो जाएगा काम। अब नियम बनाया गया, 211 डिग्री कॉलेज खोले गए, लेकिन पालीगंज और दुल्हिन बाजार दोनों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं होने के बावजूद भी वहाँ नहीं दिया गया। क्या मतलब है इसका? कौन सी पॉलिसी आप बना रहे हैं? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वित्त रहित कोई कॉलेज वहाँ पर है उसी से, तो वित्त रहित को आप संचालन नहीं करवा पा रहे हैं, वित्त रहित के टीचर्स को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसके नाम पर आप सरकारी डिग्री कॉलेज वहाँ नहीं खोल रहे हैं। तो आपको वित्त रहित भी नहीं चलाना है और सरकारी डिग्री कॉलेज भी नहीं चलाना है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कैसे ग्रेजुएशन होगा? बड़ा सवाल है। उसी तरीके से हमने विधानसभा में इस बार क्वेश्चन दिया है। बगल में नालंदा जिला में नगरनौसा एक जगह है, नगरनौसा में इतना ब्रूटल पुलिस का चेहरा और सरकार का चेहरा सामने आया, जहाँ पे गांव के लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें इस प्रखंड में ही, प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज दीजिए। डिग्री कॉलेज कहीं और ले जाने की तैयारी थी डीएम की और बाकी लोगों की, तो प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज मांग करने के चलते 500 पुलिस फोर्स वहाँ पर उतरता है और नगरनौसा गांव में जो मिला उसको पीटा, लाठीचार्ज हो गई। शिक्षा मांगा तो लाठीचार्ज हुई। 39 लोग अभी तक जेल में हैं,
3 लड़कियां उसमें हैं और बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, कब से छोटे जेल में बच्चे। है? पिछले महीने में 17 तारीख को समझिए ये घटना हुई है, तब से लेकर के अभी तक अभी तक जेल में है। 200 के आसपास लोगों पे अननेम्ड लेकिन उनका कसूर क्या है? डिग्री कॉलेज मांग रहे हैं, तो जेल में डाल देंगे। जेल में डाला। 34 घरों के दरवाजे पुलिस ने तोड़ दिए, घर में रखा हुआ सामान तोड़ दिया गया। एक बच्चे की शादी थी 25 तारीख को, उसको उसी दिन पकड़ करके जेल में ले जाया गया। घर में हल्दी कुटा रहा था, जो महिला हल्दी कुट रही थी उसका पिटाई करके कमर तोड़ दिया गया। तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो ये मुद्दा हम विधानसभा में उठा रहे हैं। ऐसी कई सारे मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इनकाउंटर का मामला है। हमने देखा कि बीते दिन आप बंटी यादव के घर पर भी गए थे। कल ही गए हम, बंटी यादव के घर पे हम गए। हमने देखा बंटी यादव की हत्या जिस तरीके से हुई, उसमें पुलिस का अकर्मण्यता जो है वही मेन कारण है। पहले अपहरण होता है, पुलिस के पास FIR होता है, पुलिस उसका संज्ञान तक नहीं लेती है, उस थाने में जाओ उस थाने में जाओ दौड़ाती रहती है, और डेड बॉडी तक भी परिवार वालों ने खोजा। तो पुलिस का बीच में कोई रोल नहीं था, जबकि उसका मोबाइल नंबर दिया था लोगों ने, ग्राम परिवार वालों ने आवेदन में। अगर उसको ट्रेस करके पुलिस एक्टिव रहती तो शायद वो लड़का जिंदा होता, मिल जाता। अभी तक जो मेन कल्प्रिट्स हैं उस मामले में, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो मेन अभियुक्त हैं। तो उनको गिरफ्तारी हो, परिवार को मुआवजा मिले। पत्नी है, छोटे 2 बच्चे हैं, पिता भी नहीं है उसके, तो माँ भी है। तो इसको चलाने के लिए एक सरकारी नौकरी सरकार दे उनको, परिवार में दोनों बच्चों का परवरिश ताकि ठीक से हो। ये सब मांग हम लोग विधानसभा में भी करेंगे। थोड़ा सा शिक्षा के मुद्दे से हम हटेंगे क्योंकि यहाँ पे जिक्र आ गया है बंटी यादव का, तो एक सवाल मेरे जहन में आया, क्या संदीप सौरभ को भी लगता है कि सम्राट सरकार में यादवों को टारगेट किया जा रहा है? केवल यादवों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, जबान पे भले ही है, जबान तो उनकी यही है, बार बार बोलते हैं हरा गमछा देख करके टारगेट करो, ये भी कहते हैं कि भाई जाति पूछ करके मारो। लेकिन बिहार में इस सरकार के समय जितने इनकाउंटर्स हुए, लगभग 28 इनकाउंटर अब तक हो गए। हाँ, भरत तिवारी का भी उसमें है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें कुशवाहा समाज के भी लोग हैं, उसमें दलित भी हैं। तो आप जब पुलिस को खुला छूट देते हैं, या आप मुख्यमंत्री होकर के ये बयान देते हैं कि पाताल के नीचे से पुलिस खोज करके लाए और उसको सजा दे, उसको 48 घंटे में जवाब मिलेगा, हाँ, छोड़ेंगे नहीं, बचेगा नहीं, जैसे आप कोर्ट बैठे हुए हैं। तो आप पुलिस को जब ये खुली छूट देते हैं तो वो नगरनौसा में जाकर के लोगों को पीटता है, उसको लगता है कि ऊपर से ग्रीन सिग्नल है। वो भरत तिवारी का इनकाउंटर करता है। वो बंटी यादव का परिवार जब थाना जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करता, अपराधियों की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। जो लोग गिरफ्तार करके जाते हैं, परिवार के लोग बता रहे थे कि उनको थाने के अंदर नए वस्त्र दिए गए, नया कपड़ा दिया गया, नया कपड़ा दिया हाँ, नया कपड़ा दिया गया और खिलाया पिलाया गया थाने के अंदर। ये भी परिवार के लोग कर रहे हैं, जांच का विषय है जी, बिल्कुल। लेकिन आप समझिए कि बिहार के अंदर पुलिस का चरित्र सरकारी रुझान के चलते, सरकार के इस तरह के बड़बोलेपन वाले भाषणों के चलते कैसे हो रहा है पुलिस का रवैया, यही दिख रहा है। इनकाउंटर हो, मॉब लिंचिंग हो या बुलडोजर हो, तीनों का जो कॉमन ग्राउंड है वो यही है कि हम संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक प्रक्रियाओं को, कानूनी प्रक्रियाओं को, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नहीं मानते। हम उसको नहीं मानते हैं। हमको लगा कि ये आदमी गलत है, पुलिस को लग गया तो हमने इनकाउंटर कर दिया, ठोक दिया। हमको लगा कि फलाने का घर तोड़ देना चाहिए, हमने तोड़ दिया। कोर्ट का ऑर्डर लेने का जरूरत नहीं था हमको लगा कि फलाना व्यक्ति है, चोर है। अभी आपने देखा नालंदा में 2 दलित नौजवानों को, श्रवण पासवान और नीतीश पासवान, दोनों को भीड़ ने पीट करके, मंदिर के अंदर पीट करके, बांध करके उसकी हत्या कर दी। उनको लगा कि ये चोर है, वो उसने हत्या कर दी। तो कहीं भी कानूनी प्रक्रियाओं पे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे जब यकीन नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री अनर्गल बयान देंगे और सिस्टम ऐसे चलने लगेगा। इसीलिए इस पूरे पैकेज को, इस पूरे मामले को, इस पूरी समझदारी को हम लोग सरकार के सामने भी कहेंगे, विधानसभा में भी इसको उठाने जा रहे हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्या आपको भी लगता है कि लटकेगा? लटका हुआ है, लटका हुआ है। शिक्षा मंत्री को सुना है? हम नहीं सुने हैं शिक्षा मंत्री। 25 जुलाई कह रहे हैं अधियाचना भेज देंगे बीपीएससी को, सब्र रखिए। भेज देंगे तो आप रखिए सब्र, हम तो देख ही रहे हैं। तो आपको लगता क्या है, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि भरोसा करें ना नहीं, शिक्षा मंत्री के बयान शिक्षा पे। मंत्री झाड़ फूक पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, हम तो ये देखे हैं। अभी कोई बाबा के चरणों में नतमस्तक थे,
एक बार कहीं जा कर के झाड़ फूक करवा रहे थे अपना। उनको लग रहा है कि इस तरह के झाड़ फूक से, तंत्र मंत्र से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी और आकर के बयान दे दें कि हम अधियाचना भेज देंगे। अधियाचना भेजना कोई आपने बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। आपको तो जवाब देना चाहिए था बिहार के नौजवानों को कि साल भर से ज़्यादा हो गए हैं वादा करते करते, और आप अभी अधियाचना भेज रहे हैं। 26 आ गया। आप अभी अधियाचना भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए नौजवानों को बरगलाने के लिए। और झूठा दिलासा तो है, दिलाना है तो दिलवाइए। लेकिन अभ्यर्थियों की दो मांगे, एक तो साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा हो, पीटी और मेंस में इसको ना बांटा जाए, और दूसरी मांग है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। क्या आप भी उनका समर्थन बिल्कुल, करते हैं? सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। हाँ। और पीटी और मेंस का तो मैंने बता दिया। अंदर की बात ये है, 2 बार पेपर लीक करने का मौका, 2 बार सेटिंग का मौका, जी। 14 से लेकर के आज तक, जब मोदी जी जब से आए हैं, हाँ। आप भाजपा शासित राज्यों का स्थिति देख लीजिए। जहाँ जहाँ भाजपा है, बड़ी संख्या में पेपर लीक हुए हैं। 70 बार तो केंद्रीय परीक्षाएं लीक हो गई। तो आप समझिए कि परीक्षा में, अच्छा जो लीक हो गया वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते हैं, जरूरी नहीं कि उसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। जिस परीक्षा को हम फेयर समझ के बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि उसका पेपर लीक ना हुआ हो। वो पकड़ाया नहीं, वो चल गया, वो सेटिंग हो गया। हम तो आए दिन इस तरह की परीक्षाएं देखते हैं। जो सेटिंग करने वाले लोग हैं वो आकर कहते हैं कि हाँ सेटिंग हुआ है, हमने सेटिंग हुआ है। बताइए। तो ऐसे परीक्षाएं चल रही है। वैसे में अगर सरकार कहेगी कि हम 2 बार परीक्षा लेंगे, पीटी मेंस लेंगे, इंटरव्यू भी लेंगे, तीनों बार घपला होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सरकार को चाहिए, अगर देश की जनता जंतर मंतर पे है, लोग प्रमुख शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, आप एक सूची जारी कर दीजिए कि भाई नीट की परीक्षा का कॉस्ट इतना है, इतना पैसा आप देंगे तो आप नीट की परीक्षा में आपको पेपर लीक होकर के पहुंच जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। आप सब चीज़ का रेट फिक्स कर दीजिए। नहीं तो अगर ये सिस्टम बंद करना है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और बिहार के अंदर भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम तो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। हम तो शुरुआत से मांग कर रहे हैं। हम लोग, हमारा संगठन तो वहाँ लड़ रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है वहाँ पर आइसा। तो हम लोग देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाना चाहते हैं। और बड़ा टफ स्थिति में देश और देश की शिक्षा व्यवस्था पहुंच चुकी है। जरूरत पड़ी तो शिक्षा मंत्री से मिलिएगा, सदन में मिल लेंगे, सदन में मिल लीजिएगा, यानी कि सवालों से घेरिएगा। बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है माले के विधायक संदीप सौरभ जी ने। देखिए, बड़ी ही बेबाकी से अपनी तमाम बातों को रखा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।